नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की मूल पुस्तक हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास का वाचन कर रहे हैं। आधे से ज़्यादा पुस्तक समाप्त हो चुकी है वाचन में। अब पीछे की कक्षा को आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और आगे जो हम प्रगतिवादी आंदोलन में आ गए हैं तो उसका वाचन कुछ इस प्रकार है। 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के समय से हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत होती है। सोवियत आदर्शों और रूस की क्रांति से प्रेरित लेखकों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस संगठन को बनाया था। भारत में इस संघ से के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता प्रेमचंद ने की थी। सबको पता है, महत्वपूर्ण भी है। यह नियति का कठोर व्यंग्य है कि जिस लेखक संघ की स्थापना के समय ही उसके प्रथम अध्यक्ष ने बड़े आत्मविश्वास और नेक नियति की भावना के साथ उसके सदस्यों और अन्यों को भी आगाह किया था कि लेखन कर्म को राजनीति से आक्रांत न हो जाना चाहिए, उसी संघ के सदस्यों ने बार बार साहित्य को राजनीति के पक्षधर और पिछलग्गू घोषित किया है। प्रेमचंद ने अपने अभिभाषण में कहा था, वह यानी साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं बल्कि उनके आगे मसाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। रामचंद्र शुक्ल अपने इतिहास में प्रगतिवाद को स्वीकार नहीं करते हैं और ना मार्क्स का उल्लंघन करते हैं। प्रेमचंद के साथ साथ उनकी भी स्पष्ट मान्यता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे उपन्यासकारों को देश के वर्तमान जीवन के भीतर अपनी दृष्टि गड़ाकर आप देखना चाहिए। केवल राजनीतिक दलों की बातों को लेकर ही न चलना चाहिए। साहित्य को राजनीति के ऊपर रहना चाहिए, सदा उसके इशारों पर ही ना नाचना चाहिए। गद्य साहित्य की वर्तमान गति उपन्यास और कहानी की ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। रचनाकार और आलोचक के बीच ऐसा वैचारिक तालमेल साहित्यिक पर्यावरण को संतुलित होने का बढ़िया प्रमाण है। प्रगतिशील लेखक संघ के आरंभिक दिनों का एक रोचक संस्मरण निराला के पत्र में मिलता है, जो उन्होंने 20/11/36 को अपने मित्र और भावी जीवनीकार तथा आलोचक रामविलास शर्मा जी को लिखा था। किसने लिखा था? प्रेमचंद जी ने। निराला के पत्र में मिलता, निराला जी ने लिखा था, रामविलास शर्मा जी को लिखा था। संदर्भ इलाहाबाद के साहित्यिक जीवन का है। निराला बता रहे हैं, यहाँ एक दल ऐसा है जो उच्च शिक्षित है, शायद सोशलिस्ट भी है। इसके कुछ लोग यूरोप भी आए हैं, स्त्री और पुरुष, हिंदू और मुसलमान दोनों। इन्होंने प्रोग्रेसिव राइटर्स मीडिया एसोसिएशन नाम की एक संस्था कायम की है। उन्होंने कौन सी? प्रोग्रेसिव राइटर्स मीडिया एसोसिएशन नाम की एक संस्था कायम की है। ये उच्च शिक्षित जन कुछ लिखते भी हैं, इसमें कुछ संशय है। शायद इसलिए लिखने का एक नया आविष्कार इन्होंने किया है और वह इनमें जोर पकड़ता जा रहा है। निराला की साहित्य साधना में ये बात लिखी हुई है। गांव का किसान होरी यहाँ जैसे शहर के उच्च शिक्षित जन मेहता और मालती की नीयत को परख रहा हो। बहुत कुछ अपने सहज ज्ञान के आधार पर तब का किया गया। निराला का मूल्यांकन भी अपनी जगह पर है। प्रगतिवादी कवियों में नागार्जुन बहुत चर्चित हैं। स्वाधीनता संग्राम के दिनों में जैसे अनेक प्रकार के राष्ट्रगान, प्रभाती और उद्बोधन गीत मुखर शैली में लिखे गए थे, वैसे ही स्वतंत्र भारत के विविध आंदोलनों के लिए गीत और कविताएं नागार्जुन ने लिखी है। उन गानों में निष्ठा अधिक थी, इन कविताओं में व्यंग्य अधिक है, जो सटीक तुकों के प्रयोग से और पैना हो जाता है। आंदोलनों के वैविध्य और बदलते स्वरूप से कवि की आस्था में भी परिवर्तन आते हैं। गांधी, मार्क्स, विनोबा, जयप्रकाश अलग अलग समयों में कवि के नायक रहे हैं। इन आंदोलन मूलक कविताओं के अतिरिक्त सामान्य जनजीवन को अंकित करने वाली कुछ कोमल और कुछ तीखी रचनाएं भी नागार्जुन ने लिखी है, जो एक प्रकार से आधुनिक हिंदी कविता में प्रगतिवाद का रेखांकन माना जा सकता है। यद्यपि निराला की प्रवृत्ति रचनाएं कुकुरमुत्ता और नए पत्ते यहाँ भी अग्रणी हैं। देखिए, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। जिस प्रगतिशील धारा पर गहरा व्यंग्य निराला ने अपने ऊपर उद्धृत पत्र में किया है, उस प्रवृत्ति की कुछ बड़ी प्रभावपूर्ण कविताएं अघोषित ढंग से उन्होंने स्वयं लिखी है। इस रूप में निराला ने आधुनिक कविता का पूरा इतिहास सन्निहित है। छायावाद के वे श्रेष्ठ कवि हैं। प्रगतिवादी विचारधारा जैसे उनके यहाँ कविता का रूप ग्रहण करती है, वैसा अन्यत्र देख पाना कठिन है। जल्द जल्द पैर बढ़ाओ, झिंगुर डटकर बोला, राजे ने अपनी रखवाली की, लंबी कविता कुकुरमुत्ता इसके प्रमाण है। यहाँ देखिए, ये सारी जो हैं कविताएं निराला जी की हैं। जल्दी जल्दी पैर बढ़ाओ, झिंगुर डटकर बोला, राजे ने अपनी रखवाली की और लंबी कविता कुकुरमुत्ता। प्रयोग मूलक कविताएं तो निराला ने अपने उत्तर काल में कई प्रकार की लिखी हैं। यहाँ तक कि नई कविता के शब्द खेल उनके यहाँ मिल जाएगा।
कमसिनवारी, ताक कमसिनवारी, जिसे उन्होंने अछूता वह कविता बनाया है। आधुनिक काल में काव्य भाषा के आलाप से लेकर तराना तक वे स्वयं हैं। प्रगतिवादियों में कवि हृदय केदारनाथ अग्रवाल हैं। नागार्जुन की स्मरणीय कविताओं में एक वह है जो उन्होंने केदार पर लिखी है, और यह आकस्मिक नहीं कि सुमन, केदार, शमशेर और अज्ञेय इन सबके प्रिय कवि निराला हैं। जहाँ अपने वैचारिक भेदभाव को भूल कर वे मिलते हैं। निराला इस परिदृश्य पर जैसे बिहारी द्वारा परिलक्षित दीर्घ दाग निदाघ हो, बिहारी द्वारा परिलक्षित किया गया है ये दीर्घ दाग निदाघ। केदार के काव्य में छायावाद की तरह प्रकृति और मनुष्य का समीकरण नहीं साहचर्य है। प्रकृति भी यहाँ अपने विराट रूप में उतनी नहीं जितनी सामान्य रूप में है। कहीं आकाश और पहाड़ी का रति प्रसंग विराट बिंब की रचना करता है, पर अधिकतर आसपास के मैदानी प्रकृति उनके काव्य में उभरती है, और तब बिंब विधान भी वैसा ही घरेलू और मुरेठा बांधे छोटा सा चना जो साधारण जन के सहज आत्मविश्वास का प्रतीक है। साधारण जन और साधारण प्रकृति का यह साहचर्य केदारनाथ अग्रवाल की काव्य क्षमता का मुख्य स्रोत है। घर आंगन के आत्मीय बिंब उनकी जनवादी राजनीतिक चेतना को प्रामाणिकता देते हैं, जहां वह नारा न रहकर अनुभूति बन जाती है। हिंदी कविता में प्रवाहित परिवार का राग प्रकृति से संपृक्त होकर कैसे और प्रभावशाली बन जाता है, यह इस संक्षिप्त चित्र में दृष्टव्य है। धूप चमकती है, चांदी की साड़ी पहने मैके में आई बेटी की तरह मगन है। धूप और मैके में आई बेटी भारतीय घरांगन की सहज पहचान है। उनकी थिरक छंद की लय से अभिन्न होकर कुछ समय के लिए यहाँ जैसे थीर हो गई हो। एकदम साधारण और कैसी भी नाटकीयता या की अतिरंजना से मुक्त गृहस्थ जीवन में प्रणय और संयोग के दृश्यों को महत्व देने वाले कवि विरल हैं। केदार उनमें से एक है। भूल सकता मैं नहीं यह कुछ खुले दिन, होठ से चूमे गए उजले घुले हुए दिन। मैं कुछ खुले दिन का मतलब ये जो पूरी पंक्ति है, उजले धुले दिन में कुछ खुले दिन का बिंब अतिकथन और मितकथन के बीच जैसा बढ़िया अनुपात साधता है, वैसा ही सूक्ष्म अनुभव गृहस्थ जीवन में रोमांस का अंकित होता है। काव्य शास्त्री कहाँ तक गृहस्थ जीवन में रोमांस की बात मान पाएंगे वह अलग बात है। इस प्रसंग में दिन का प्रयोग भी व्यंजनापूर्ण है। केदार के यहाँ स्थूल दैनंदिन जीवन जैसे सूक्ष्म काव्य में रचा गया है, उससे उनके संकलन का शीर्षक और उजागर होता है। फूल नहीं रंग बोलते हैं, उनका काव्य प्रगतिवादी की अकेली उपलब्धि है। केदारनाथ जी की है फूल नहीं रंग बोलते हैं। और ये वाचन यहीं पर इस भाग का समाप्त होता है। आगे है 17वां भाग, जो कुछ इस प्रकार है। प्रगतिवादी और प्रयोगवाद आरंभ में संपृक्त रूप में दिखते हैं। तार सप्तक 1943 में संकलित विविध विचारधाराओं के कवियों को एकत्र होना, जिसका अपने में प्रमाण है। जैसा संकेत किया गया है, इन दोनों धाराओं के रचनाकार निराला को सम्मिलित रूप में मानते हैं। तार सप्तक के प्रति उसके संपादक अज्ञेय निराला के पास भेजते हैं। यह है 14/6/44 के पत्र में निराला उसकी पहुंच संकुलन के सहयोगी कवि रामविलास शर्मा को लिखते हैं। कल तार सप्तक संग्रह मिला, अच्छा निकला है, फिर आलोचना लिखूंगा। अभी बहुत गर्मी है, विशेष लिखा नहीं। अज्ञेय का पता नहीं मालूम, हालांकि तार सप्तक उन्हीं का भेजा हुआ है। सिर्फ शिलोंग लिखा हुआ है। इन रचनाओं के रूप मेरी दृष्टि में निखर रहा है। तार सप्तक के प्रकाशन से हिंदी साहित्य में आधुनिक संवेदना का सूत्रपात माना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। तार सप्तक के प्रकाशन से हिंदी साहित्य में आधुनिक संवेदना का सूत्रपात माना जाता है। आधुनिक की अवधारणा मूल्यबोधी होने पर भी मूलतः तो कालबोधी है। साहित्य की प्रक्रिया को समझकर उसकी गति को द्रुततर करने का सजग मानवीय प्रयास यदि आधुनिकता का मुख्य लक्षण है, तो साम्यवादी विचारधारा ने इस क्षेत्र में सैद्धांतिक ढंग से पहल की, इसमें संदेह नहीं है। देखिए, साम्यवादी विचारधारा को कह रहे हैं कि साम्यवादी विचारधारा ने इस क्षेत्र में सैद्धांतिक ढंग से पहल कर लिया है। यह पश्चिम के देश औद्योगिक क्रांति और तत्संबंधी अन्वेषों से यह कार्य व्यवहारिक रूप में पहले से करते आ रहे थे। तार सप्तक का आयोजन और संपादन अज्ञेय करते हैं, और उसमें सबसे अधिक बलपूर्वक वे कवि शामिल करते हैं जिन्होंने अपने को साम्यवादी घोषित किया। स्वाधीन पश्चिम और साम्यवादी रूस दोनों की विचारधाराएं हिंदी साहित्य के सजग रूप में नियोजित आधुनिक काव्य आंदोलन में परस्पर टकराती हैं, जिनके बीच ये 7 कवि अपने निजी
व्यक्तित्व की तलाश में गतिशील दिखते हैं। इस दृष्टि से तार सप्तक की भूमिका में उन्हें राहु का अन्वेषी ठीक ही कहा गया है। महत्वपूर्ण है कि राहु का अन्वेषी तार सप्तक की भूमिका में कहा गया है। यहाँ संकलित 7 कवि हैं: गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमी चंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर वाचवे, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और अज्ञेय। वैचारिक मतभेद के बावजूद इन कवियों को एक साथ लाने वाला मुख्य तत्व उनका प्रयोग पर आग्रह है। समाज के हित में जैसे क्रांति की सतत प्रक्रिया काम्य है, वैसे ही रचना के हित में प्रयोग की प्रयोगवाद नामकरण को अनुपयुक्त मानते हुए दूसरा तार सप्तक 1951 में निकला है। माफ़ी चाहती हूँ, 1951 में निकला है कि भूमिका में अज्ञेय को स्पष्ट करना पड़ा कि प्रयोग का कोई वाद नहीं है। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं, वह साधन है और दोहरा साधन है। आपको ये भी याद रखना है कि कौन सा प्लेन तार सप्तक में निकला था और कौन सा दूसरा तार सप्तक में निकला था। तो प्रयोग कोई वाद नहीं है, ये दूसरे तार सप्तक में उन्होंने कहा है जो 1951 में आई है। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं, वह साधन है और दोहरा साधन है, क्योंकि एक तो वह उस सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है, दूसरे वह उस प्रेषण की क्रिया को और उसके साधनों को जानने का भी साधन है। अर्थात प्रयोग द्वारा कवि अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह जान सकता है। देखिए महत्वपूर्ण लाइन है, प्रयोग द्वारा कवि अपने सत्य को अच्छी तरह से जान सकता है और अधिक अच्छी तरह से अभिव्यक्त कर सकता है। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता के दौर ऐसे घुले मिले हैं कि इनके सहयोगी कवि इनमें से एक से अधिक को छूते काटते चलते हैं। इससे एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह निकलता है कि विचारधारा का आग्रह किसी कवि व्यक्तित्व को उतनी दूर तक निर्मित नहीं करता जितना कि रचनात्मक संवेदनशीलता उसे बनाती है और जिसमें से क्रमशः उसकी पहचान उभरती है। आधुनिक भावबोध के संक्रमण और विकास को समझने के संदर्भ में यह जानना उपयोगी होगा कि इस काल की ऐसी कौन सी विशिष्ट परिस्थितियां रही हैं जिनमें इतिहास की नई समझ का उपयोग करते हुए उसकी गति के द्रुततर करने के उपक्रम हुए हैं और उसकी क्या परिणतियां हुई हैं। जैसे एक सीमा के बाद पर्यावरण से मनुष्य के छेड़छाड़ घातक बन सकती है, वैसे क्या इतिहास के साथ छेड़छाड़ भी कुछ खतरों को जन्म देती है। आधुनिक काल में यदि सजग भाव से इतिहास का परिचालन करने का उपक्रम है तो उसे समझने का तो और अधिक गहरा यत्न होना चाहिए। यह पहले कहा जा चुका है कि आधुनिक चिंतन में मनुष्य सारे मूल्यों का स्रोत और उपादान है और वह स्वयं उनके विघटन का भी कारण है। सहस्त्राब्दों में निर्मित और विकसित मानवीय मूल्य अब विघटित होते जा रहे हैं। यह हमारी वर्तमान सभ्यता की चिंता का केंद्रीय विषय है। यूँ तो संक्रमण और मूल्यहीनता की स्थिति मानवीय इतिहास में अनेक बार आई है। संक्रमण का रोना लगभग हर युग के इतिहासकार ने रोया है, पर यह मानना होगा कि अब तक के संक्रमण अपनी प्रकृति में संशोधन और सुधार परक अधिक थे। देखिए अब तक जो पहले संक्रमण हो चुका था, संक्रमण मतलब भारतेंदु युग की जो प्रवृत्तियां हैं वो खत्म नहीं हुई, तब तक द्विवेदी युग की प्रवृत्तियां आ गई और इसमें से थोड़ा सा इस युग की प्रवृत्ति और उस युग की प्रवृत्ति जो मिल जाती है उसको संक्रमण युग कहते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि लेकिन जो पहले तक के अब तक के जो संक्रमण थे अपनी प्रकृति में संशोधन और सुधार परक अधिक थे। इधर प्रायः द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के बाद से तो मूल्य संबंधी मौलिक आधार ही जैसे उखड़ गए हैं। द्वितीय महायुद्ध 1939 से लेकर 1945 को इस प्रसंग में तिथि जैसा मानने का कारण है। यह स्पष्ट है कि मूल्य विघटन की इस स्थिति को लाने में विज्ञान और प्रविधि का सबसे अधिक हाथ है। एक बार यह मान लेने पर यह भी स्पष्ट हो जाता है कि द्वितीय महायुद्ध के समय संबद्ध राष्ट्रों ने जैसे भीषण दबाव में जीवन यापन किया, उसी में यह संभव था कि प्रतिद्वंदिता और आत्मरक्षा की भावना से प्रेरित होकर वे विज्ञान और प्रविधि का इतनी तेजी से विकास कर सके। अणुबम के विकास का जो इतिहास अब हमारे सामने है उससे स्पष्ट है कि यदि द्वितीय महायुद्ध ना होता तो अणुबम और अणुविद्या का विकास कई दशकों के बाद होता, शायद ना भी होता, और यदि होता भी तो कुछ भिन्न रूप में होता। इस तरह अणुशक्ति के आविष्कार से लेकर अंतरिक्ष यात्रा का आयोजन तक युद्धकालीन मनस्थिति के दबाव में अधिक हुआ है। युद्धकालीन जीवन की क्षिप्रता और गति शांतिकालीन जीवन की तुलना में कहीं अधिक होगी और उस युद्ध काल के उखड़े हुए मूल्य परिवार, धर्म, परंपरागत नैतिकता आदि के मौलिक संदर्भों में फिर नहीं जम सके, क्योंकि महायुद्ध तो समाप्त हो गया पर उसके स्थान पर आसानी से समाप्त न होने वाला शांति युद्ध आरंभ हो गया। विकसित और विकासशील देश अंदर अंदर युद्ध के लिए अपने को तैयारी की हालात में रखते हैं।
इस प्रकार युद्ध की मनोवृत्ति का दबाव कम नहीं हुआ, बढ़ा ही है, और इस मनोवृत्ति का प्रभाव क्षेत्र फैलता जाता है। फलतः चाहे अनचाहे भारी उद्योग और प्रविधि की लपेट भी फैलती जाती है। संकटकालीन स्थिति जैसे अब सामान्य स्थिति हो गई है। प्रविधि के विकास का एक सीधा परिणाम यह हुआ कि गति बढ़ी है और संसार की सीमाएं संकुचित हुई हैं। देखिए कि क्या हुआ कि गति बढ़ी है और संसार की सीमाएं जो हैं वो छोटी हो गई, यानी संकुचित हो गई है। इससे मनुष्य एक दूसरे के अधिकाधिक संपर्क में आ गए, और यह मनुष्य का तेजी से बढ़ता हुआ संपर्क मूल्यहीनता की स्थिति का एक प्रधान कारण है। एक सीमा के बाद मनुष्य ही मनुष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा हो जाता है। अधिकाधिक बार संपर्क होते रहने से मनुष्य की अनुभूति शक्ति का क्षरण होता है। लोहे को लोहा ही काट देता है, और अनुभूति के क्षरण का अर्थ है मानवीय सौहार्द में उत्तरोत्तर कमी और एक तरह की कठोरता का विकास, जिसका साक्ष्य हमारा समकालीन जीवन और साहित्य दोनों प्रस्तुत करते हैं। मनुष्य का मनुष्य से संपर्क बढ़ते हुए रूप में तनाव, द्वंद्व या संघर्ष की मनस्थिति को जन्म देता है। महत्वपूर्ण है, मनुष्य का मनुष्य से संपर्क जो बढ़ रहा है, तो बढ़ता हुआ जो रूप है तनाव, द्वंद्व या संघर्ष की मनस्थिति को जन्म देता है। अगर हम एक दूसरे से मिलेंगे ही नहीं तो हमारे अंदर संघर्ष कैसा होगा, जो कि बौद्धिक चेतना केंद्रों के परस्पर संपर्क का स्वाभाविक परिणाम है। खास तौर से आधुनिक परिग्रही समाज में द्वितीय महायुद्ध को यदि फिर विभाजक रेखा माने तो उससे पूर्व भारत का औसत मनुष्य अपने समूचे जीवन काल में 100-200 व्यक्तियों से मिल पाता था, पर संचार के प्रत्यक्ष जो रेल, मोटर, जहाज और अप्रत्यक्ष डार, तार, टेलीफोन, समाचार पत्र, सिनेमा, रेडियो, दूरदर्शन साधनों की सहायता से अब उसके परिचय और भावनात्मक संशक्ति का क्षेत्र कई 100% बढ़ गया है। उन्नत देशों में तो इस परिचय और संशक्ति का विस्तार और तेजी से बढ़ा है। चेतना केंद्रों का यह तीव्र गति से बढ़ता संपर्क मानवीय संवेदनशीलता पर बहुत बड़ा दबाव हो रहा है, जिससे अनुभूति का क्षरण होता है और स्नायविक रोगों की बढ़ोतरी होती है। कुल मिलाकर अनुभूति के क्षेत्र में सनसनी का प्रवेश तेजी से बढ़ता जा रहा है। आज की कक्षा का वाचन हम यहीं रहने देते हैं। आगे की कक्षा का वाचन हम अगली कक्षा में करेंगे। धैर्य से बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको अवश्य ही लाभान्वित करेगी।